हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आते हैं तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो अपन इसी कड़ी के अंतर्गत अपन क्या कर रहे थे कि आपकी 4 फरवरी की जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम है वो होने वाला है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए अपन जो मोस्ट सीरीज़ है, जो अपन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और अपन टेस्ट सीरीज़ की अपन बात कर रहे हैं कि टेस्ट सीरीज़ वगैरह के अपन है क्वेश्चन सोल्व करते हैं डेली के डेली। तो आज का भी जो मॉडल पेपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसी पेपर को आप सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है या कैसी नहीं है। तो चलिए आज विदाउट किसी टाइम वेस्ट के आज का पेपर सेट देखते हैं। और जितने क्वेश्चन सही हो फ्रेंड्स, आप हमें बताया करो कमेंट बॉक्स के अंतर्गत कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट के, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके पास में भी टाइम कम है, तो जितना जल्दी हो उतना कोशिश करेंगे कि कम टाइम के अंतर्गत आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाए जाए। और कई बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि नए जीके को लेकर, तो मैं कोशिश करूंगा फ्रेंड्स कि 2 या 3 वीडियो के अंतर्गत जितने भी नए जिलों से आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, वो 3 वीडियो के अंतर्गत कंप्लीट करवा दूंगा। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो नए जिले हैं वहाँ से आपके 30 से 40 क्वेश्चन बनते हैं। तो 40 के 40 क्वेश्चन बनेंगे, जो 40-50 क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा। 2 या 3 वीडियो के अंतर्गत आपका वहाँ से काम हो जाने वाला है। तो चलिए आज की पेपर सेट है उसकी अपन बात करते हैं, वो सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गवेषणा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। तो गो प्लस ऐसणा होगा, गो प्लस ऐसणा होगा, या गौ प्लस ऐसणा होगा, या गौ प्लस ऐसणा होगा। तो इसके अंतर्गत जो शब्द शुद्धि है वो आप देख सकते हो कि ए छोटा आएगा, बड़ा आएगा, है ना, ऐसे। तो अगर बात करें इसके राइट आंसर की, गवेषणा का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा गो प्लस ऐसणा। और इसकी बात करें कि इसके अंतर्गत जो आपकी संधि होती है वो अयादी संधि होती है। तो इसके अंदर आपके अगर ध्वनि की बात करें तो उसके अंतर्गत आउ की ध्वनि निकल के आ रही है और ओ की मात्रा इससे लग जाती है, या आओ की ध्वनि आती है तो आउ की मात्रा आपके लगती है, लेकिन आपके आओ की ध्वनि आ रही है तो ओ की मात्रा लग जाएगी और ऐसना आपका जो बचा है वो आ जाएगा। तो ऐसे क्या होती है, आपकी अयादी संधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आप व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है। तो फ्रेंड्स अब तक आपकी ऐसी तैयारी हो गई होगी कि जो शब्द है, शब्द का रूप देखते ही आपको पता चल गया होगा कि इसके अंतर्गत कौन सी संधि होती है। तो अपन बात करें कि व्यायाम शब्द में कौन सी संधि है, तो यण संधि है, गुण संधि है, वर्धी संधि है, या दीर्घ संधि है। तो अपन इसकी राइट आंसर की बात करेंगे, व्यायाम के अंतर्गत आपकी यण संधि होती है। और इसके अलावा अगर फ्रेंड्स अगर आप लोग बोलोगे तो आपको हिंदी के जितने क्वेश्चन हैं जो आपके संधि और जो आपका समास और जितने भी पर्यायवाची वगैरह जो पूछे जाते हैं आपके, है ना, प्रीवियस जो पेपरों के अंतर्गत पूछे गए हैं, उसका भी अगर वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हो, तो उसका भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि 80% तो क्वेश्चन आपके रिपीट होते ही है। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन होंगे तो उनको भी मैं वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आप लोगों के लिए यूजफुल रहे। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। तो भरपेट नहीं है, या जीवन नहीं है, या निधड़क नहीं है, या तुलसीकृत नहीं है। तो इसका जब राइट आंसर की बात की जाएगी तो जो तुलसीकृत होता है तो आपका अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल या उदाहरण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो अव्ययभाव है, तत्पुरुष समास है, द्वंद्व समास है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको पता होगा हाथों हाथ की जब बात करेंगे तो उसके अंतर्गत आपका अव्ययभाव समास होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, स्वागत में कौन सा उपसर्ग लगा है। तो स्वागत के अंदर स्व उपसर्ग लगा है, सु उपसर्ग लगा है, स्वा उपसर्ग लगा है, या स उपसर्ग लगा है। तो जब इसके राइट आंसर की बात करी जाएगी तो उसके अंतर्गत सु उपसर्ग लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। निम्न में से किस शब्द में ईय प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो ईय प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है वो किस में हुआ है, करणीय में हुआ है, पठनीय में हुआ है, माननीय में हुआ है, उपरोक्त सभी में हुआ है। तो इसके राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाएगा, माननीय के अंतर्गत हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस क्रम में शब्द और युग्म सही अर्थभेद है। तो सही का अर्थभेद बताना आपको कि जो बड़ी तरनी का मतलब नाव होता है, छोटी तरनी का मतलब सूर्य होता है, उपल का मतलब कमल होता है, उत्पल का मतलब पत्थर होता है, अधि का मतलब शरीर होती है और पीड़ा होती है, यह व्याधि का मतलब मानसिक पीड़ा होती है, आदि का मतलब अभ्यस्त होता है और आदि का मतलब प्रारंभ होता है। तो आपको बताना है कि सही अर्थभेद किसका है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, आपकी तरणी और तरणी। ये चीज़ मैंने पहले भी बताई थी, आपको मैं फिर से बता रहा हूँ कि जैसे कि आपने सपोज करो कि आपके पास में कोई चित्र बना हुआ है जिसके अंतर्गत आपने एक नाव देखी है ना,
तो नाव देखते हैं तो नाव आपको बड़ी दिखाई देगी, और साइड में अगर चित्र देखते हैं तो अपने को सूर्य है वो छोटा दिखाई देता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो छोटी मात्रा आएगी वो सूर्य की होती है और बड़ी मात्रा आती है वो नाव की होती है। तो ऐसा आप चित्र ड्रॉ करके अगर दिमाग में इमेज बनाओगे तो उससे याद हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है और इसी का मेल पूछ लिया जाता है कई बार, तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द विद्युत का पर्यायवाची नहीं है? तो विद्युत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? चपला नहीं है, तड़ित नहीं है, सौदामिनी नहीं है, या अवनी नहीं है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपको पता होगा जो अवनी होता है वो आपका विद्युत का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, किस क्रमांक में विलोम शब्द का सही दिया हुआ है? तो जो विलोम शब्द सही दिया गया है वो किसका है? अज्ञे का विलोम अल्पज्ञ होता है, निरुजता का जो विलोम होता है वो रुग्णता होती है, उत्कृष्ट का निकृष्ट होता है, तिमिर का अंधेरा होता है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि इसके अंतर्गत जो आपका विलोम है वो कौन सा सही आंसर होता है, तो इसके जब राइट आंसर की जब बात की जाएगी तो आपका निरुजता होता है, उसका मतलब होता है रुग्णता। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? कैलाश है, संगठन है, कनिष्ठ है, संश्लिष्ट है। तो इसके जब राइट आंसर की बात की जाएगी तो वो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है कि जो कैलाश है वो आपका अशुद्ध होता है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि शुद्ध कैलाश कैसे लिखा जाता है ना। तो आप क्या होगा कि जैसे ही आप कमेंट में लिखोगे तो वो आपके दिमाग के अंतर्गत परमानेंट फीड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रमांक में अशुद्ध वाक्य है? तो अशुद्ध वाक्यों को छांटना है। वह प्रातःकाल के समय टहलता है, आप जैसे सज्जन से मिलकर खुशी हुई, मेरा बाबू भोजन कर चुका है, कोरोना के कारण उसे प्राण निकल गए। तो इसमें से आपको बताना है कि अशुद्ध वाक्य है वो कौन सा है। तो इसके जब राइट आंसर की बात की जाएगी तो वह प्रातःकाल के समय टहलता है। तो यह आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, प्रति उन्नतमति यानी कि प्रति उत्पन्नमति शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो जो आपका प्रति उत्पन्नमति होता है उसका सही अर्थ क्या होता है आपका? बाद में उत्पन्न होने वाला, जिसकी बुद्धि शीघ्र सोचती हो, जिसकी बुद्धि देर से सोचे, या शीघ्र उत्पन्न होने वाला। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जो यानी कि जिसकी बुद्धि शीघ्र से सोचने वाली होती है उसे अपन क्या कहते हैं, प्रति उत्पन्नमति कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस क्रमांक का सही मेल नहीं है? तो आपके सामने कुछ अंग्रेजी पारिभाषिक शब्दावलियाँ दी गई है और यहाँ पे भी हिंदी के अंतर्गत दिया गया है। तो आपको मिलान करके बताना है कि इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता है। तो मैं इसका डायरेक्ट ही राइट आंसर बता देता हूँ आपका कि जो हॉनररी होता है उसका मनोदय नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और बाकी यहाँ पे ये तीनों हैं, ये क्या होता है, आपका मेल सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने में ये पेपर सेट के अंतर्गत बताता हूँ इनमें से ही आपको देखना, मेन एग्जाम के अंतर्गत भी यहाँ से देखने को आपको काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। तो जो इंग्लिश वर्ड का जो आएगा आपके शब्द, हो सकता है कि यहाँ से ही पूछा जाए, तो आप इनको भी विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? तो आपका कौन सा मुहावरा नहीं है? सब्ज बाग दिखाना, या लाल पीला होना, हरा ही हरा सूझना, या पीला मुँह करना। तो इनमें से बताना है कि जो आपका मुहावरा नहीं है वो कौन सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर की जो वो अपन बात करेंगे तो पीला मुँह करना, तो ये आपका क्या होता है, मुहावरा नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो बुरी संगत में पड़ना, चीज़ थोड़ी और चाहने वाले अधिक होना, एक काम के कई काम होना, बीमारी के लिए अनार आवश्यक है। तो अगर इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि एक अनार 100 बीमार के लोकोक्ति का अर्थ होता है आपका एक ही चीज़, यानी कि जो चीज़ होती है वो थोड़ी होती है और चाहने वाले क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है, एक अनार 100 बीमार। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, राजस्थान का अक्षांश विस्तार होता है वो कितना होता है? तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो राजस्थान का अक्षांश विस्तार होता है वो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूरू जिले का जो भालेरी गांव है किस प्रकार के बालुका स्तूप के लिए प्रसिद्ध है? तो बरखान बालुका स्तूप के लिए, अनुप्रस्थ, या पैराबोलिक, या तारा जो बालुका स्तूप होते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो आपका चूरू का
बलेरी गांव है वो बरखान बालुका स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, निम्न में से कौन से विकल्प में उत्तर मध्य दक्षिणी अरावली के मध्य सर्वोच्च चोटी के संदर्भ में सही है। तो आपको बताना है कि उत्तर के अंतर्गत कौन सी चोटी है आपकी, और मध्य में कौन सी है, और दक्षिण के अंतर्गत कौन सी है। तो अरावली श्रृंखला की तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा, ऑप्शन भी आपके सामने दिए गए हैं। तो आपको पता ही होगा कि जो उत्तर के अंतर्गत है वो आपकी रघुनाथगढ़ है ना, रघुनाथगढ़ आती है। और मध्य के अंतर्गत जो मायरा जी जो आपकी अजमेर में है ना, तो वो आपकी पहाड़ी सबसे उच्च चोटी आती है मध्य की। और अगर पीछे की बात की जाए या दक्षिण की बात की जाए तो वो गुरु शिखर होती है। तो आई होप आपको तीनों का क्रम पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किस जिले को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सरल सा क्वेश्चन है। तो सिरोही को कहा जाता है, झालावाड़ को, प्रतापगढ़ को, या बांसवाड़ा को। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो मानसून का द्वार कहा जाता है वो बांसवाड़ा को कहा जाता है राजस्थान के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करूं कि पूर्णतः राजस्थान में ही बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो वो ओनली पूर्णतः राजस्थान में बहती है, और सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, चंबल है, बनास है, माही है, या लूनी है। तो इसके राइट आंसर की जब बात की जाएगी तो वो कौन सी होती है, आपकी बनास नदी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अनाज रखने के मृत भांड जिन्हें गोरकोट कहा जाता है वह किस प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। तो वो आहड़ से है, कालीबंगा से, बेराट से, या उज्जैना से है। तो आपको ये तो पता ही होगा कि आपके सिलेबस के अंतर्गत दो ही सभ्यता है, या तो आहड़ या कालीबंगा। तो अब इन दोनों में से चयन करने हैं आपको। तो वो कौन सा हो जाएगा, आपकी जो आहड़ है उसके अंतर्गत जो गोरे व कोट कहा जाता है, इसके अंतर्गत जो अनाज रखने के जो मृत भांड रखे जाते थे तो उसे अपन गोरकोट कहा जाता था। तो आहड़ को ही गोरकोट की सभ्यता भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, गिरी सुमेल के युद्ध में राव मालदेव की सेना का नेतृत्व करते हुए वीर गति को प्राप्त होने वाले सेना नायक थे वो कौन थे। तो जयमल व पत्ता थे, जेता व कुंपा थे, भीम सिंह, धर्म सिंह थे, या अल्लाह या उदल थे। तो शायद आपको पता ही होगा, अगर आपने मारवाड़ पढ़ा है तो उसके अंतर्गत जो मालदेव के बारे में जब पढ़ोगे तो आपको पता होगा जो वीर गति को प्राप्त हुए थे, जो सेना जो ग्रीष्ममेल का युद्ध था उसके अंतर्गत जो सेना नायक वीर गति को प्राप्त हुए थे वो कौन थे आपके। तो वो कौन थे आपके, जो जेता और कुंपा थे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। और इनकी वीरता के बारे में तो अगर आप इतिहास पढ़ोगे तब आपको पता चल ही जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, किस शासक की मृत्यु होने पर औरंगजेब ने कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। तो किस के मरने पर कहा था कि आज कुफर का दरवाजा टूट गया। तो महाराजा अजीत सिंह के मरने पर, राव मालदेव के मरने पर, महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के मरने पर, या राव जेत सिंह के मरने पर। तो इसका जब अगर राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, जो आपके महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे उसके मरने पर जो आपके औरंगजेब था उसने कहा था कि आज जो कुफर का दरवाजा है वो टूट गया है, यानी कि धर्म विरोधी था वो मर गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान का अब्दुल फजल किसे कहा जाता है। तो जो कविराज श्यामल दास है उसे कहा जाता है, मोहनौत नैन्सी को कहा जाता है, चंद्र बरदाई को कहा जाता है, या बाकी दास को कहा जाता है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा। इसके राइट आंसर की जब बात करेंगे, जो मोहनौत नैन्सी है उसे राजस्थान का अब्दुल फजल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके, साकार खान को 2012 में किस लोक वाद्य में प्रवीणता के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो जो साकर खान थे उसको कामयाचना के लिए किया गया था, सारंगी के लिए किया गया था, मोरचंग के लिए, या खड़ताल के लिए। तो अब इसके राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे तो वो कौन सा होता है, जो आपका कमायचा था जो सागर का बजाते थे तो उसके लिए आपको क्या है कि पद्मश्री सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम किस छावनी से हुई थी। तो नीमच से, नसीराबाद से, हिरनपुर से, या देवली से। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो आपकी नसीराबाद से हुई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी। तो मेवाड़ थी, जयपुर थी, मारवाड़ थी, या बीकानेर थी। तो आपको पता ही होगा कि जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जब बात की जाती है तो वो आपकी सबसे बड़ी रियासत थी वो मारवाड़ थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बच्छावतों की, रामपुरिया की,
और गुलेछा और जो सेठिया की हवेलियाँ है राजस्थान में किस ज़िले में स्थित है। तो ये सभी की सभी हवेलियाँ हैं वो आपके कौन से ज़िले में स्थित है, तो जोधपुर में है, सीकर में है, जयपुर में या बाड़मेर में, सॉरी बीकानेर में है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो जो आपके बच्छावतों की है, रामपुरिया की है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। डायरेक्ट रामपुरिया और बच्छावतों की जो हवेलियाँ हैं वहाँ से भी डायरेक्ट पूछ लेता है। तो ये कहाँ पर है, आपके बीकानेर जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि गटोर की छतरी है वो क्या जयपुर में है, कागा की छतरी जोधपुर में है, देवकुंड की छतरी बीकानेर में है, मूसी महारानी की छतरी कोटा में है। तो आपको गलत युग्म का चयन करना है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो मूसी महारानी की छतरी है वो कोटा में नहीं है। बाकी तीनों के तीनों मिलान आपके सही है, क्योंकि मूसी महारानी की छतरी है वो आपके कहाँ है, अलवर के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तो यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है। तो अपन बात करेंगे कि यह किस किले के बारे में कहा गया था। तो लोहागढ़ भरतपुर के बारे में कहा गया था, जो आपका तारागढ़ है अजमेर में उसके बारे में कहा गया था, या सिवाना दुर्ग बाड़मेर के बारे में कहा गया था, या स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर के बारे में कहा था। तो जो आपके हसन निजामी थे यह कथन आपके स्वर्णगिरी दुर्ग जालोर के बारे में कहा था कि ये आपका अजय दुर्ग है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी को किसने भारत की मोनालिसा कहा था। तो निहाल चंद ने कहा था, एच.एल. मुलर ने कहा था, एरिक डिक्सन ने कहा था, या एल.बी.एच. ब्राउन ने कहा था। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपके जो एरिक डिक्सन थे इन्होंने भारत की मोनालिसा कहा था आपके बनी ठनी को, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाला क्वेश्चन है। हस्तकला व उसके क्षेत्र से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़ में है, कठपुतली उदयपुर की है, फड़ शाहपुरा भीलवाड़ा की है, बादले टोंक के है। तो जब राइट आंसर की इसकी बात करेंगे तो वो आपके कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, ये विकल्प सही नहीं है, क्योंकि बादले हैं वो आपके जोधपुर के होते हैं, जो कि जिंक से बना हुआ पात्र होता है जो ठंडे पानी रखने के लिए काम में लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। तो सतारा है वो सुशीरवादी यंत्र है, सुरमंडल तत्ववादी यंत्र है, खड़ताल है घनवादी यंत्र है, मोरचंग है अवनद वाद्य यंत्र है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, जो आपका मोरचंग होता है वो अवनद नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। बंशीधर भट्ट, गोपी भट्ट और फूलजी भट्ट नामक कलाकार राजस्थान के किस लोक कला से संबंधित है। तो तमाशे से है, रम्मत से है, कुचामणी ख्याल से है, या चार वेद से है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके बंशीधर भट्ट है, गोपी जी भट्ट है, फूलजी भट्ट है, ये आपके तमाशे से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है यार, आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन सा रामानंद जी का शिष्य नहीं था। तो धन्ना जी जाट नहीं थे, संत मावजी नहीं थे, संत पीपा जी नहीं थे, या कबीरदास जी नहीं थे। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके रामानंद जी के शिष्य नहीं थे तो वो कौन नहीं थे, आपके जो आपके माव जी है, संत माव जी हैं, वो आपके रामानंद जी के शिष्य नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लेग रक्षक ऊँटों के देवता के रूप में प्रसिद्ध लोक देवता है। तो वो गोगा जी हैं, हड़बू जी है, पापू जी है, या तेजा जी है। तो आपको पता ही होगा कि जो प्लेग रक्षक है या ऊँटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं वो आपके कौन से, आपके प्लेग रक्षक पापू जी हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। राजस्थान के प्रसिद्ध मेले व उनके स्थान से संबंधित निम्न में से कौन सा विकल्प गलत है। तो आपको बताना है, घोटिया अम्बा माता का मेला है वो आपका डूंगरपुर में लगता है, कपिल मुनि मेला है वो बीकानेर में लगता है, या आपका चुंगी तीर्थ मेला है वो आपका जैसलमेर में लगता है, या दीघा गवर बेतमार मेला है वो आपका जोधपुर में लगता है। तो आपको गलत विकल्प का चयन करना है। तो इसके जब राइट आंसर की बात करेंगे, जो घोटिया अम्बा मेला है वो आपका डूंगरपुर में नहीं लगता। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिलाओं के ज्ञानों का सिर से पैर तक का सही क्रम कौन सा है। तो आपको ये चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ने हैं। ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया हुआ है, तो आप इसको चारों को ऑप्शन को देख लीजिए। मैं डायरेक्ट इसका राइट आंसर बता देता हूँ। जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा रिवाज विवाह से संबंधित नहीं है। तो सामेला नहीं है, गोना नहीं है, मायरा नहीं है, या ओखा नहीं है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ओख है।
ओक है वो आपका विवाह से संबंधित नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपन जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं क्योंकि आप लोगों के पास में भी टाइम कम है और अपन कोशिश करेंगे कि कम टाइम में अधिक से अधिक क्वेश्चन करें। राज्य में मरु त्रिकोण पर्यटन जो परिपथ है इनमें से कौन सा जिला संबंधित नहीं है? तो जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर या बीकानेर। तो जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाए? बाड़मेर इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी जोधपुर और जैसलमेर और बीकानेर ये आपके जो मरु ट्राइंगल है उसमें सम्मिलित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के प्रयासों से राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी। तो राष्ट्रीय किसान आयोग की स्थापना की गई थी वो आपके 2004 के अंतर्गत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा वृक्ष राजस्थान का सागवान कहलाता है? तो रोएडा, खेजड़ी, दोगड़ा, नीम। तो आपको पता होगा ये क्वेश्चन आपका पहले भी आ चुका है और काफी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो रोएडा है उसे राजस्थान का सागवान कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो प्रभुदयाल सैनी है, हरजीराम बुल्डक है, लालचंद कटारिया है या श्री सचिन पायलट है। तो आपको पता होगा जो वर्तमान के अंतर्गत जो कृषि मंत्री है वो आपके कौन है? तो वो आपके क्या हो जाते हैं? आपके किरोड़ी लाल मीणा हो जाते हैं, है ना? किरोड़ी लाल मीणा। तो आपको विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी हाल ही के अंतर्गत आपके कृषि मंत्री चेंज हो चुके हैं। तो जो आपके कौन है? किरोड़ी लाल मीणा है वो आपके क्या है? नए राजस्थान के कृषि मंत्री हैं। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में कृषि नीति कब लागू हुई थी? तो जो आपके राजस्थान के अंतर्गत जो कृषि नीति थी वो आपकी 26 जून 2013 को लागू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान के किस क्षेत्र में प्रथम स्थान नहीं रखता? तो किस क्षेत्र में नहीं रखता? ऊन में नहीं रखता, औषधीय में नहीं रखता, मोटे अनाज में नहीं रखता या मसाले के अंतर्गत नहीं रखता। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो मसाला है उसके अंतर्गत अपना द्वितीय स्थान आता है। बाकी फर्स्ट इन सभी के अंतर्गत अपने क्या है? फर्स्ट स्थान रखते हैं 2018-19 के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य में दलहनों में सर्वाधिक उत्पादन चना का होता है जबकि सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली कौन सी दलहनी फसल है? तो जो सर्वाधिक उत्पादन आपके चने का होता है लेकिन सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी दलहनी क्रॉप उगाई जाती है? तो और यहाँ से क्वेश्चन आपका उठने का 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन उठ के आएगा। मोठ है, उड़द है, चौला है या मूंग है? तो जब इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाती है? आपकी मूंग हो जाती है। मूंग और मोठ की जो वेराइटियाँ हैं विशेष रूप से आप देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। या तो वेराइटियाँ देखने को मिलेगी या आपका जो इनके अंतर्गत अंकुरण होता है वो एपीजियल होता है या हाइपोजियल होता है, इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 100% देख लेना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, निम्न में से दिवस निष्प्रभावी यानी कि डे न्यूट्रल प्लांट कौन सा है? तो सूरजमुखी है, गन्ना है, चुकंदर है, सोयाबीन है। तो आई होप आप सभी लोगों को पता होगा जो डे न्यूट्रल प्लांट की जब बात की जाती है तो आपका कौन सा हो जाएगा? जो सूरजमुखी है वो आपका डे न्यूट्रल प्लांट होते हैं। बाकी इसके अलावा जो आपके क्या बोलते हैं उनसे, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, है ना, ये भी क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो कौन से जलवायु खंड के अंतर्गत स्थित है? तो राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान यानी NRSS जो सीड स्पाइसेस वाला है वो कहाँ पे है? फर्स्ट सी में है, सेकंड ए में है, सेकंड बी में है या थर्ड ए के अंतर्गत स्थित है? तो आपको पता ही होगा कि ये आपका राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान संस्थान है वो आपका तबीजी अजमेर के अंतर्गत स्थित है। तो तबीजी अजमेर कौन से के अंतर्गत आता है? वो थर्ड ए के अंतर्गत आता है। अब इसका नाम आप कमेंट बॉक्स के अंतर्गत करके बताना है कि थर्ड ए का जो कंप्लीट नाम है वो कंप्लीट नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें, जो आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत है वो किसने दिया था? तो जो आधुनिक जैविक खेती का सिद्धांत था वो आपका अल्बर्ट हावर्ड ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन अपन पहले भी कई बार सोल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, जैविक जीवाश्म खाद का प्रभाव खेत में कितने वर्षों तक बना रहता है? तो अगर जैविक जीवाश्म खादों की जब बात की जाती है तो उसका प्रभाव लगभग 2 से 3 वर्षों तक देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सी खाद सांद्रित जीवाश्म खाद का उदाहरण नहीं है? तो जो सांद्रित जीवाश्म खाद का उदाहरण नहीं है वो कौन सी है? हरी खाद नहीं है, जो खली की खाद है वो नहीं है, हड्डी का चूरा नहीं है, सूखा रक्त नहीं है। तो सांद्रित खाद की जब बात की जाएगी कि उसका उदाहरण नहीं है तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका हरी खाद नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कार्बनिक खाद मुर्गी की बीट में नाइट्रोजन प्रतिशत होती है। तो जो कार्बनिक खाद होती है जो आपकी मुर्गी की बीट होती है तो उसमें नाइट्रोजन
की मात्रा की जब बात की जाती है तो वो कितनी होती है, 3.8% होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि सर्वाधिक फास्फोरस युक्त कार्बनिक खाद है, तो जो सर्वाधिक फास्फोरस युक्त कार्बनिक खाद है वो मानव विष्ठा है, वर्मी कंपोस्ट है, हड्डी का चूर्ण है, या मुर्गी की मीट है। तो अगर इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो क्या होता है, हड्डी का चूरे के अंतर्गत सर्वाधिक आपके फास्फोरस पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, पानी के द्वारा मृदा क्षरण की पहली अवस्था क्या कहलाती है। तो पानी के द्वारा जो पहला क्षरण होता है उसे पतली यानी रील इरोजन कहते हैं, या गली इरोजन कहते हैं, सीट इरोजन कहते हैं, या पानी की धार के किनारों का बहना कहते हैं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि सबसे पहले क्या होती है, बौछार होती है, फिर आपकी परत होती है, फिर आपकी क्या होती है, पतली नलियाँ बनती है, फिर गहरी नालियाँ बनती है। तो अगर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखें तो आपका सीट इरोजन सबसे पहले हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि फसल की बिजाई से पहले खेत की जुताई करने की पूरी क्रिया टिलेज का पिता किसे कहा जाता है। तो कुल मिला के बात ऐसे है कि भू परिष्करण का पिता पूछा है, तो टिलेज का जो पिता है वो किसे कहते हैं, अपन जेबी ट्रिपलेट को कहते हैं, जेंथ्रोटूल को कहते हैं, जेबी बॉर्नविल को कहते हैं, अर्थन यंग को कहते हैं। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे कि जो आपके टिलेज के फादर होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, जेंथ्रोटूल कहते हैं। और अगर बात करें जो टिलेज शब्द है वो एंग्लो सैक्सन शब्द से मिलकर बना हुआ है, इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, फाइलोडी और सफ़ेद गेरुई कर्मशय और की महत्वपूर्ण बीमारियां हैं। तो जो फाइलोडी और जो सफ़ेद गेरुई बीमारियां हैं वो किस में होती है, तो मसूर अरहर में होती है, सोयाबीन सरसों में होती है, तिल सरसों में होती है, सोयाबीन अरहर के अंतर्गत होती है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं बता दूं आप लोगों को सामान्यतः अगर एक ऑप्शन भी आ रहा है आपका तो एक से भी आपका राइट आंसर हो सकता था। तो सामान्यतः आपको पता होगा तिल के अंतर्गत मुख्य जो बीमारी लगती है वो कौन सी लगती है, आपकी फाइलोडी लगती है, और माइकोप्लाज्मा कारण होती है। तो फाइलोडी बीमारी हो रही है वो तिल में हो रही है। तो तिल फर्स्ट वाले ऑप्शन में किस में दिखाई दे रहा है, बस एक में ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन अपना सही कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, अभी तक पोषक तत्व पौधे के लिए आवश्यक पाए गए हैं। तो जो अभी तक के जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट हैं जो डिस्कवर किए गए हैं तो वो कितने हैं कुल टोटल, तो वो कितने होते हैं आपके, 17 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन के अंतर्गत अपन टाइम खराब नहीं कर सकते। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अमोनिया को नाइट्राइट व नाइट्राइट को नाइट्राइट में बदलने के लिए कर्मशः जीव का समूह है यूज़ किया जाता है। तो वो कौन सा होता है, तो आपको पता है होगा जो नाइट्रोसोमोनास है वो यूज़ किया जाता है अमोनिया से जो नाइट्राइट बनता है उसमें, और नाइट्राइट से नाइट्रेट बनता है उसमें नाइट्रोबैक्टर काम में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, ऊसर भूमि सुधार में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऊसर भूमियाँ होती है उसके सुधार के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट का यूज़ करते हैं। तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो अपन ऊसर भूमियाँ होती है तो उसके अंतर्गत जो सुधार के लिए यूज़ करते हैं वो कैल्शियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, वायुमंडल की सबसे नीचे वाली परत को क्या कहते हैं, स्ट्रेप्टोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर या थर्मोस्फेयर कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि जो सबसे नीचे की आती है लेयर उसे अपन क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर के ऊपर क्या आती है आपके स्ट्रेप्टोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर और फिर आपकी थर्मोस्फेयर होती है। तो ट्रोपोस्फेयर आपकी नीचे वाली होती है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे कि पपीते की उत्परिवर्तन के द्वारा तैयार की गई किस्म है। तो जो म्यूटेंट वेराइटी है वो कौन सी है, पूसा जाइंट है, पूसा मेजेस्टी है, पूसा नन्ना है या ताइवान है। तो इसके राइट आंसर की जब अपन बात करेंगे, जो पूसा नन्ना है वो आपकी म्यूटेंट वेराइटी है, तो म्यूटेशन के द्वारा तैयार की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विलियन में नमक की सांद्रता ज्ञात की जाती है। तो अगर नमक की सांद्रता ज्ञात करनी है तो रिफ्लेक्टोमीटर से करोगे, हाइड्रोमीटर से करोगे, सोलोमीटर से करोगे, जेलीमीटर से करोगे। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो आपके राइट आंसर क्या हो जाता है, सोलोमीटर हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निर्जलीकरण के लिए उपयुक्त सब्जी कौन सी है। तो निर्जलीकरण के लिए उपयुक्त सब्जी टमाटर होती है, गाजर होती है, फूलगोभी होती है, मटर होती है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा हो जाता है, आपका मटर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या होता है, आपका राइट आंसर निकल के आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
फलों व फूलों को झड़ने से रोकने के लिए किसका छिड़काव करना चाहिए? तो नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का करना चाहिए, साइटोकाइनिन का, जिबरेलिन का या मैलिक हाइड्रोक्साइड का यूज़ करना चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि जो NA है वो अपन फूल झड़ने से या फलों को झड़ने से रोकने के लिए यूज़ किया जाता है, तो नैप्थेलिक एसिटिक एसिड का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1982 में, 1987 में, 1999 में या फिर आपका 2013 के अंतर्गत। तो आपको पता होगा जो कृषि विश्वविद्यालय है आपका SKRAU बीकानेर, उसकी स्थापना की गई थी। तो वो आपकी कब की गई थी? तो वो की गई थी आपकी 1987 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो गाजर का अच्छा स्रोत है, तो गाजर वसा का है, प्रोटीन का है, विटामिन ए या बीटा कैरोटीन का है या कार्बोहाइड्रेट का होता है? तो आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो गाजर है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होती है, जो कैरोटीन के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, हेटेरोस्टाइली पाई जाती है, तो टमाटर में पाई जाती है, मिर्च में, आलू में, बैंगन में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हेटेरोस्टाइली है वो आपके बैंगन के अंतर्गत पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, बिल पत्र में औषधीय महत्व होता है, तो वो कौन सा होता है? जो मार्मेलोक्सिन होता है, फाइटिन होता है, मार्मेलिन होता है या एलोलाइन होता है? जो एलोसेलाइन होता है। तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सा होता है? मार्मेलोसिन पाया जाता है आपके बिलपत्र के अंतर्गत, और इसका नाम भी क्या होता है? एग्लो मार्मेलोसिन होता है। तो मार्मेलोसिन इसके नाम से भी आपको याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, विश्व में भिंडी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है, तो चीन में होता है, मैक्सिको में होता है, अमेरिका में होता है या भारत के अंतर्गत होता है? तो इसके राइट आंसर की जब बात की जाएगी तो आपके जो भिंडी का सर्वाधिक उत्पादन होता है वो आपके इंडिया के अंतर्गत होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मसालों का राजा किसे कहते हैं? तो काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है और आई होप आप सभी लोगों को पता ही होगा। जो मसालों का राजा होता है वो आपकी क्या होती है? काली मिर्च हो जाती है, और मसालों की रानी है वो कौन सी होता है? आपकी छोटी इलायची होती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बैंगन की जो छोटी पत्ती रोग जो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है उसका वाहक क्या होता है? तो जो आपका वेक्टर होता है वो क्या होता है? तो व्हाइट फ्लाई होगा, लीफ होपर होगा, थ्रिप्स होगा या एफिड होगा? तो बैंगन की जो लिटिल लीफ बीमारी होती है तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होता है, तो उसका वाहक की बात करें या वेक्टर की बात की जाए तो वो क्या होता है? आपका लीफ होपर होता है। तो इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। तो बैंगन के अंतर्गत जो लिटिल लीफ होता है, जो माइकोप्लाज्मा का वाहक होता है वो क्या होता है? आपका लीफ होपर होता है। और सामान्यतः आपके जनरली अगर किसी के वाहक होते हो तो वो क्या होते हैं? आपके व्हाइट फ्लाई के होते हैं। तो लेकिन बैंगन के अंतर्गत जो लिटिल लीफ होता है वो आपका लीफ होपर करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अर्का मानिक तथा थार मानिक किस में है? तो खरबूजे की है, तरबूज की है, लौकी की है या कद्दू की है? अर्का मानिक और थार मानिक की जब बात की जाएगी तो आपकी ये वेरायटी हो जाती है तरबूज की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नीम की निम्बोली यानी कि गिरी में कितने प्रतिशत तेल पाया जाता है? तो नीम के अंतर्गत जो सामान्यतः तेल पाया जाता है वो आपका 40 से 50% पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें तो वो आता है, डिब्बाबंदी में वायु निष्कासन का कार्य कर कितने टेम्परेचर पर किया जाता है? तो डिब्बाबंदी के अंतर्गत जो वायु निकाली जाती है वो वायु निष्कासित की जाती है, तो वो कितने तापमान पर की जाती है? तो 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 82 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 108 से 114 डिग्री सेंटीग्रेड पे की जाती है। इसके राइट आंसर की बात की जाए तो इसके अंतर्गत किया जाता है वो 82 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से स्थायी परिरक्षण की क्रिया है? तो निम्न तापमान पर उच्च तापमान पर वायु निष्कासन द्वारा या निर्जलीकरण के द्वारा किया जाता है। तो स्थायी परिरक्षण की जब बात की जाएगी आपकी तो वो निर्जलीकरण के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, आम की बहुवर्णीय किस्म कौन सी है? तो वो कौन सी है? जो आपकी सेलम है वो है, चंद्रा किरण है, ओल्यूर है या उपरोक्त सभी? तो इसका जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो क्या हो जाता है? आपके उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, निम्न में से कौन से पौधे एक लिंगाश्रयी होते हैं? तो पपीता अंगूर होता है, पपीता खजूर होता है, खजूर अनार होता है या आम खजूर होता है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो क्या होते हैं? पपीता और खजूर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, पूसा उर्वशी पूसा नवरंग किसकी किस्म है। पूसा उर्वशी काफ़ी इंपॉर्टेंट वेराइटी है, आपकी काफ़ी बार पूछी जाने वाली वेराइटी है ना। तो आपको बताना है कि ये किसकी है, पपीते की है, बेलपत्र की है, केले की है या अंगूर की है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो पूसा उर्वशी है, पूसा नवरंग है, ये आपकी अंगूर की वेराइटियाँ हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, नेक फॉल का संबंध किस सब्जी से होता है। तो नेक फॉल पत्ता गोभी से होता है, प्याज से होता है, मूली से होता है या गाजर से होता है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, ये होता है आपके प्याज के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। बाकी इसके बारे में बात करें कि जो नेक फॉल होता है वो क्या होता है कि नेक फॉल जो प्याज के अंतर्गत जो आपको 50 से 70% पत्तियाँ सूख जाती है और जो प्याज की पत्तियाँ निचले हिस्से में मुड़ जाती है, उसे अपन नेक फॉल कहते हैं। तो अपन पता ही चल गया होगा नेक फॉल किससे रिलेटेड है, प्याज है, और ये आपके परिपक्वता की सूचकांक की तरह ही एक बार काम में लिया जाता है। तो ये 50 से 70% आपके पत्तियाँ सूख जाती है, तो ऊपर से पत्तियाँ क्या हो जाए, नीचे झुक जाती है ना, तो उसे अपन क्या कहते हैं, नेक फॉल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, फालसा किस फैमिली से संबंधित है। तो यूफोरबिएसी से है, मेटेसी से है, साइनेसी से है या टीलियसी से है। तो फालसा होता है वो आपको पता होगा जो टीलियसी है उस फैमिली से बिलोंग रखता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीडीबी, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, वो कब व कहाँ स्थापित किया गया है। तो आनंद 1965 में, आनंद 1970 में, करनाल 1955 में या करनाल 1965 में स्थापित किया गया है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो एनडीडीबी है वो आपका आनंद गुजरात के अंतर्गत 1965 में स्थापित किया गया है। और जब एनडीआरआई है ना, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जाए, वो आपके करनाल के अंतर्गत 1955 में है ना, 1955 में स्थापित किया गया था। तो इन दोनों का विशेष ध्यान रखना है। एनडीआरआई है 1955 के अंतर्गत, जो करनाल हरियाणा के अंदर एनडीआरआई है ना, एनडीआरआई स्थापित की गई है। और जो आनंद गुजरात के अंतर्गत है वो एनडीडीबी इस्टेब्लिश किया गया था 1965 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कुक्कुट परियोजना निर्देशालय स्थित है। जो कुक्कुट परियोजना निर्देशालय है वो आपका हैदराबाद के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राजस्थान का एकमात्र पशु विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थित है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और आपको पता ही होगा, जो राजस्थान का एकमात्र पशु विज्ञान महाविद्यालय है वो आपका बीकानेर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, राज्य में कुल पशुधन की कितनी प्रतिशत केवल बकरियां हैं। तो जो अपने राज्य के अंतर्गत कुल कितनी प्रतिशत का जो बकरियों का है वो कितना है। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो 36.69% है वो आपका बकरियों का आता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, 19वीं पशु गणना के मुकाबले 20वीं पशु गणना में भेड़ों में कितने प्रतिशत कमी देखी गई है। तो आपकी कमी देखी गई है वो आपकी 12.95% देखी गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राज्य में पहली बार जो आपके राज्य के अंतर्गत पहली महिला दूध उत्पादन सहकारी समिति कहाँ स्थापित हुई है। तो जो राज्य की पहली महिला दूध उत्पादन सहकारी समिति स्थापित हुई है वो बोजूसर बीकानेर में हुई है, बिछवाल बीकानेर में, जोड़वीर बीकानेर में या नोखा बीकानेर में स्थापित हुई है। तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो बोजूसर है बीकानेर वहाँ पर ये स्थापित की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दूध का क्वथनांक होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 99.15 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.15 डिग्री सेंटीग्रेड, 110 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, ब्यूटारोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो ये क्वेश्चन तो अपन 10 से 15 बार पहले ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। जो ब्यूटारोमीटर होता है वो दूध की चिकनाई या वसा का ज्ञात करने के काम में आता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, घी में वसा प्रतिशत लगभग होती है। तो घी में कितनी प्रतिशत वसा होती है, 85%, 89%, 95%, 99%। तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो घी के अंतर्गत वसा होती है वो लगभग 99% होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, मानक मान के अनुसार डबल टोन में SNF होता है। तो डबल टोन के अंतर्गत SNF की मात्रा पूछी है, चिकनाई की मात्रा नहीं पूछी है। SNF की जब बात की जाएगी तो वो आपके 9% होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लंबे लटके हुए कान व सफ़ेद रंग की नस्ल
की विशेषता है। तो जो लंबे लटके हुए कान होते हैं और सफ़ेद रंग की नस्ल होती है, तो वो किसकी पहचान है? थार पारकर की है, हरियाणवी की है, मेवाती की है या नागौरी की है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सी हो जाती है? आपकी थार पारकर की हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, किस नस्ल की उत्पत्ति स्थल पंजाब के फिरोजपुर व अमृतसर जिले हैं? तो नीली रावी का है, मेहसाना का है, मुर्रा का है, भदावरी का है? तो इसके जब राइट आंसर की बात करेंगे तो आपको पता ही होगा, आई होप कि जो आपकी नीली रावी है वो आपके पंजाब और जो फिरोजपुर का जो अमृतसर जिले के पास का है वो नीली रावी का माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है, जो कि ये सतलज नदी के आसपास पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, पंजाब का गुरदासपुरा जिला किस बकरी की उत्पत्ति स्थल है? तो बीटल का है, जमुनापारी का है, जकराना का है या बारबरी का है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे वो कौन सी हो जाती है? आपकी बीटल हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कौन सी बकरी है जो 12 से 15 माह में अक्सर 2 बार ब्याती है तथा एक बार में अक्सर 2 बच्चे लाती हैं? तो ये करेक्टर किसका है? टिपिकल करेक्टर है किसका है? आपके बारबरी का है, जमुनापारी का है, बीटल का है या टोगनबर्ग का है? तो आपको पता होगा कि जो 1 साल के अंतर्गत यानी कि 12 से 15 माह के अंतर्गत 2 बार ब्याती है और 2-2 बच्चे लाती है, तो वो कौन लाती है? आपकी बारबरी लाती है। नाम के अंतर्गत ही पता चल रहा है बार बार, है ना? तो बार बार, तो वहां से भी कोरिलेट करके याद कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, भेड़ की वह कौन सी नस्ल है जो अन्य नस्लों की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ रहती है? तो अन्य नस्लों की अपेक्षा ज्यादा स्वस्थ रहती है, तो वो नस्ल कौन सी है? आपकी मारवाड़ी है, जैसलमेरी है, चोकला है या मेरिनो है? तो इसके जब राइट आंसर की अपन बात करेंगे तो वो कौन सी हो जाती है? आपकी मारवाड़ी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस नस्ल के ऊंट में होठ गिरा या लटका हुआ रहता है? तो मेवाड़ी में रहता है, मारवाड़ी में रहता है, जैसलमेरी में रहता है या बीकानेरी में रहता है? तो जो लटका हुआ होठ होता है वो किसका टिपिकल करेक्टर है? किस नस्ल का ऊँट है जिसके टिपिकल करेक्टर होता है? और काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और ये 100% ऊँटों से मैं बोल रहा हूँ कि 2 क्वेश्चन आपको अब की बार भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जो आपका ये करेक्टर पाया जाता है होठ लटका हुआ, वो आपका मेवाड़ी का होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। लेकिन आपको ऊँट अच्छे से पढ़ के जाना है, 2 क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, कौन सा रोग जो जहरी बुखार या तिल्ली रोग के नाम से जाना जाता है? तो एंथ्रेक्स, पशु प्लेग, गलघोटू या फिड़किया जाना जाता है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो एंथ्रेक्स होता है उसे अपन जहरी बुखार के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, फाउल पॉक्स चेचक रोग होता है वो विषाणु से होता है, कवक से होता है, जीवाणु से होता है या प्रोटोजोआ से होता है? तो इसके राइट आंसर की अपन बात करेंगे, जो फाउल पॉक्स या चेचक होता है वो आपके विषाणु से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, खूनी पेचिश रोग होता है वो प्रोटोजोआ से होता है, कवक से होता है, जीवाणु से होता है या विषाणु से होता है? इसके राइट आंसर की अपन बात करें, जो खूनी पेचिश होता है वो प्रोटोजोआ से होता है और ये क्वेश्चन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आपको पता ही चल रहा होगा, अगर अपन सोल्व करते हैं तो कितने क्वेश्चन आपके रिपीटेड होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, दूध जौर रोग में सर्वाधिक देखा जाता है? तो संकर गायों में देखा जाता है, भैंसों में, देसी गायों में या भेड़ बकरियों में देखा जाता है? तो जो मिल्क फीवर होता है या दूध ज्वर होता है तो वो सामान्यतः संकर गायों के अंतर्गत देखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि संकर गाय क्या होती है? आपकी दूध ज़्यादा देती है और दूध ज़्यादा देने से क्या होगा कि आपके शरीर के अंतर्गत जो पशुओं के शरीर है उसके अंतर्गत कैल्शियम की कमी पाई जाती है, जिस वजह से आपका मिल्क फीवर रोग देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट जो आपकी पेपर है उसके साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।